भारतीय लोकतंत्र और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मूल हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है और उनके वोट से चुनी हुई सरकार है। क्योंकि अंग्रेज सरकार में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था या 1935, इस देश के 3 से 10% लोगों को ही वोट का अधिकार था। 90% से अधिक लोग वोट से वंचित थे। पर हर व्यक्ति को वोट का अधिकार देने के पीछे भी 2 सोच रही जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी। पहली सोच थी स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो 1931 के कराची कन्वेंशन के अंदर बाकायदा लिखित तौर से एक प्रतिबद्धता के तौर पे दोहराई गई कि हर भारतीय नागरिक को वोट का अधिकार होगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, उसकी कोई जाति हो, कोई क्षेत्र हो, कोई प्रांत हो, कोई धर्म हो, बगैर किसी भेदभाव के सबको अधिकार होगा। और एक दूसरी सोच भी थी। वो दूसरी सोच क्या थी सभापति महोदय? वो थी कि हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह कहा गया कि जिस देश में अशिक्षित जन समुदाय हो वहां सबको वोट का अधिकार देना सही नहीं। यह बात कही एक गुरुजी ने। इस सदन में बैठे भी कुछ लोगों के वो गुरुजी हैं आज भी, और वो एक विशेष दल के भी गुरुजी, श्री गुरुजी समग्र खंड 9 पेज 64 मैं लेकर आया हूं। मैं ऑथेंटिकेट करूंगा हर वो बात जो मैं कहूंगा। उसमें बाकायदा कहा गया है ना, कोट, प्रश्न, क्या आप वयस्क मताधिकार के पक्ष में हैं? उत्तर, वयस्क मताधिकार सभी देशों में नहीं है, केवल वहीं है जहां शताब्दियों का अनुभव है और जहां अशिक्षित जन समुदाय को मताधिकार प्रदान करना अनुचित प्रतीत नहीं होता। सर्वप्रथम जन समुदाय को शिक्षित करना आवश्यक है। यानी गुरुजी ने कहा, अनपढ़ को, कम पढ़े लिखों को कोई मत का अधिकार नहीं होना चाहिए। बात यहीं नहीं रुकी सभापति महोदय। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित कर दिया, जिसमें हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया गया। ऑथेंटिकेट करेंगे, प्लीज ऑथेंटिकेटिंग। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित होने के 3 दिन बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। सर, मैं उसकी प्रतिलिपि भी लेकर आया हूं, सदन के पटल पर रखूंगा। 30 नवंबर 1949 को एक नीतिगत लेख लिखा गया और वहां कहा गया कि भारत के साधारण नागरिक को बुद्धि और विवेक पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया और उसको वोट का अधिकार देने पर भी सवाल खड़ा कर दिया गया। ना कोट फ्रॉम दैट आर्टिकल व्हिच आई एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, इट सेड, कोट, but realizing the inertia of the common man to think out political issues and vote intelligently, we cannot be over optimistic about universal adult franchise। यानी भारत के लोग बेवकूफ हैं? आप ये कह रहे थे 3 दिन संविधान के पारित होने के बाद। सर, बात यहां भी खत्म नहीं हुई। उसके बाद पहला चुनाव आया देश का। देश के पहले चुनाव के बीचों बीच 7 जनवरी 1952 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में फिर दावा किया गया और मैं लेकर आया हूं, यहां रखूंगा। एंड आई कोट, पंडित जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। ये वो दूसरी सोच है जो हिंदुस्तानियों को वोट का अधिकार ही नहीं देना चाहती थी। और आज जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो द्वंद्व इन्हीं दोनों सोच के बीच में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच और वो सोच जिसकी मैंने व्याख्या की। सभापति जी, भारतीय लोकतंत्र के 3 पिलर्स हैं। ए, सबको वोट का अधिकार। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव। और तीसरा, संविधान और उसके इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की मजबूती। ये तीनों जिंदा हैं तो भारतीय लोकतंत्र जिंदा है। इनको मनमर्जी से छीन लीजिए, कमजोर कर दीजिए, इन पर कब्जा कर लीजिए तो लोकतंत्र मात्र एक दिखावा रह जाएगा। आज सत्ताधारी हुक्मरान गुरुजी के वंशज हैं जिनके विचार मैंने पढ़कर बताए। इसलिए चुनाव के परिप्रेक्ष्य में
लोकतंत्र और चुनावी सुधारों को लेकर 4 बड़े हमले बोले जा रहे हैं। पहला, निष्पक्ष चुनाव आयोग या कठपुतली चुनाव आयोग, चॉइस हमारी है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता से ही लोकतंत्र जिंदा रह सकता है। बाबा साहब अंबेडकर मानते थे कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को फंडामेंटल राइट बनाना जाना चाहिए। बाबा साहब यह भी कहते थे कि उन्हें सरदर्द और गंभीर चिंता है कि कल कोई सरकार किसी बेवकूफ, बेईमान या जेबी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त ना कर दे। और फिर यह भी कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और बाकायदा राष्ट्रपति के लिए भी इंस्ट्रक्शन जारी की जानी चाहिए। एंड आई कोट सर, and I quote and I'll place it on the table of the House. 15th June 1949, Baba Saheb Ambedkar, quote, "Now with regard to the question of appointment, I must confess that there is a great deal of force in what my friend Professor Saxena said, that there is no use making the tenure of the election commissioner a fixed and secure tenure if there is no provision in the Constitution to prevent either a fool or a knave or a person who's likely to be under the thumb of the executive." I do want to confess that this is a very important question and it has given me a great deal of headache, unquote. That's Baba Saheb Ambedkar for you. और सर बात यहां खत्म नहीं हुई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि नियुक्ति कैसे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल केस में यहां तक कहा कि कल को अगर पार्लियामेंट कानून भी बना दे, पर अगर वो कानून ऐसा हो जो फिर एक जेबी चुनाव आयोग की नियुक्ति करे तो वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। एंड आई अगेन कोट पैरा 301 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ही सेड द फाउंडिंग फादर्स clearly contemplated a law by parliament and did not intend the executive exclusively calling the shots in the matter of appointments to the election commission. A law couldn't be won to perpetuate, and I draw your attention, to perpetuate what is already permitted, namely appointment at the absolute and sole discretion of the executive. And then para 308, each time on account of, and then they quote Baba Sahib, knave in the words of Dr. Ambedkar, or again in his words, a person under the thumb of the executive call the shots in the matter of holding the elections, which constitutes the very heart of democracy. Even formal democracy is not realized. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ऐसा कानून बनाओगे जहां जेबी चुनाव आयोग बनेगा तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। और सर बात यहां भी खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन की कमेटी बनाई। इन्होंने क्या किया? कानून बनाकर, मैंने तब भी कहा था इसी सदन में, एक जेबी लोकपाल की नियुक्ति की कमेटी बना ली। प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और लीडर ऑफ अपोजिशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात को इन्होंने नहीं सुना। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के चिंता को नजरअंदाज करके फेंक दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पूरी तरह से नकार दिया। जब चुनाव आयोग ही सत्ता का अंगूठा छाप होगा तो फिर चुनाव कैसे होंगे, इसका नतीजा आप खुद देख रहे हैं। सेकेंड अटैक सर, सेकेंड अटैक इज वोट का अधिकार। वोट का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा के बगैर हमारी सभ्यता, हिंदू धर्म में कहा गया है, शरीर जिंदा नहीं रह सकता। सर वोटर लिस्ट, वोटर केवल लिस्ट पर छपा एक नाम नहीं है। वोटर चुनावी न्याय व नतीजों का असली चेहरा है। अगर कोई भी तंत्र बदनीयती से, षड्यंत्र से चुन चुन कर वोटर को ही वोटर लिस्ट से हटा देगा तो यह लोकतंत्र के कफन में आखिरी कील साबित होगी। बिहार में क्या हुआ? 7 करोड़ से अधिक वोटरों को नए सिरे से वोटर लिस्ट में जोड़ने के काम के लिए, जैसा मेरे मित्र कह रहे थे, केवल 60 दिन दिए गए। अब 27 अक्टूबर 2025 से 12 प्रांतों में बिल्कुल नए सिरे से 51 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए केवल 90 दिन दिए गए। क्या यह सही है? क्या यह उचित है? क्या यह पॉसिबल भी है? शायद इसीलिए मजबूरी में 20 से अधिक बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं।
संवेदना प्रकट करने की बजाय बंगाल का नाम लेकर उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो आत्महत्या करके मर गए। ये शर्म की बात है। सर, जो चुनाव आयोग निष्पक्षता से वोटर लिस्ट भी नहीं बना सकता, जो चुनाव आयोग सेलेक्टिव आइडियोलॉजिकल रिमूवल SIR कर रहा हो, ऐसे जेबी चुनाव आयोग को एक दिन भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।